लोग जानते हैं कि उनका नाम है फ्रेडरिक विल्सन, जो थे जिसको हुल सिंह साहब के नाम से वहाँ पर लोग पुकारते हैं। अच्छा, करके सीधा आपने वहाँ स्वरोजगार का काम होम स्टे शुरू किया इसीलिए? नहीं, मैं तो जॉब करता था पहले, और अब हर्सिल में बहुत तो शानदार। वहाँ तो बड़ी दुर्लभ चिड़िया भी लोगों को आइबिस बिल जो है बहुत ही दुर्लभ बर्ड मिली है। हालांकि सब लोगों ने देखी है और लोग कह रहे हैं कि हमने ही देखी है। हालांकि पर्यावरण को बचाना भी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि वो जो सुंदरता है वो नेचर की सुंदरता है वहाँ पे। सुंदरता भी है, और भविष्य जो हमारा है ना वो निर्भर करता है पूरी प्रकृति पे। देखिए देहरादून क्यों आ रहे हैं लोग, हरियाणा दिल्ली के लोग। हमारे इलाके में गंगा माँ की बड़ी कृपा है कि वो ऐसे जगह है कि वहाँ बहुत बड़े लोग आते हैं तो ईजिली वो दिख जाता है। सेब तो हमारा मोरी साइड बहुत होता है और सबसे ज़्यादा सेब होता है। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। हम हर हफ्ते किसी न किसी शख्सियत से आपको मिलवाते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनके पीछे हर्सिल नाम जुड़ा हुआ है, और यदि हर्सिल का नाम आता है तो सीधा राम तेरी गंगा मैली फिल्म का नाम आपको याद आएगा, और वो पूरा जो दृश्य है वो आपके आंखों में दिखाई देगा। लेकिन मैं उस जगह जो व्यक्ति 24 घंटे रहता है वो उस व्यक्ति को आपसे सीधा मिलवाने जा रहा हूँ। और ऐसी जगह उन्होंने स्वरोजगार काम शुरू किया है। स्वरोजगार ही नहीं, पूरी हर्सिल घाटी की संस्कृति सभ्यता को वो अच्छे ढंग से जानते हैं। हर्सिल की खासियत क्या है, हर्सिल क्यों, हर्सिल ही क्यों, हर्सिल में ही क्यों, ये तमाम सवालों पे हम उनसे बात करेंगे। मेरे स्टूडियो में आज मौजूद हैं माधवेंद्र सिंह राउत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले तो जब हर्सिल की जब बात करते हैं ना तो यार लोग जाना हर्सिल क्या कोई रहस्य है क्या, इस पे लोग जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, वो एक रहस्यमय ही जगह मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अच्छा। देखिए आज लोग देखते हैं कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं लोग, और यूट्यूबर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि वो जगह पहले खूबसूरत नहीं थी। वो बहुत पहले से ही खूबसूरत थी और बहुत अनटच्ड जगह थी। और उस जगह पर माँ गंगा का उद्गमन स्थल है, माँ गंगा पतित पावनी माँ गंगा का वहाँ पर मंदिर है, तो उस वजह से पूरे देश विदेश से वहाँ पर लोग आते हैं। उस वजह से वो लोगों की नज़रों में वो जगह रही है। हालांकि मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे उत्तराखंड में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर टूरिस्ट का वो फ्लो नहीं है, लेकिन वो हर्सिल से भी ज़्यादा खूबसूरत जगहें हैं। मैं स्वयं चमोली में रहा हूँ, या हमारे ये मोरी साइड का जो क्षेत्र है वो भी कम नहीं है, किसी मामले में कम नहीं है। लेकिन हमारा सौभाग्य ये है कि माँ गंगा का उद्गमन स्थल वहाँ पर है, माँ गंगा का मंदिर है, इसलिए देश विदेश से वहाँ लोग आते हैं, इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर हुई। और फिर उसके बाद राज कपूर जैसा दूरदृष्टि वाला व्यक्ति था जिसने उस समय राम तेरी गंगा मैली जैसे फिल्म बनाई, जिसका सब्जेक्ट देखिए आज चरितार्थ हो रहा है कि किस तरह से गंगा जब पहाड़ों से निकलती है तो बहुत साफ़ और शुद्ध होती है, और जब वो धीरे धीरे नीचे आती है तो वो पोल्यूटेड होती जाती है, और जब वो गंगा सागर में मिलती है तो किस तरह से वो पूरी तरह से मैली हो जाती है। और इसमें उसकी पवित्रता से लेकर उसके मैले होने तक के बीच का जो सफ़र है उसके भागीदार हम हैं, जो उसके किनारे रहते हैं, जो उसे माँ कहते हैं। और वो इतनी दूरदर्शिता उन्होंने उस फिल्म में दिखाई है, तो वो फिल्म म्यूज़िकल हिट थी, एक मैसेज था, और आज देखिए कितनी रिलेवेंट है वो मूवी। हाँ। तो उस जैसे व्यक्ति को जब उस घाटी ने आकर्षित किया तो वो निसंदेह ही वो जगह रहस्यमय है, मैं तो ये मानता हूँ। नहीं, एक और भी रहस्य बोलेंगे, एक और भी किस्सा उससे जुड़ा हुआ है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली बार जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, और जगह का नाम जो भी आया होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हर्सिल पे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई जो आज हम भी नहीं पढ़ सकते हैं जी। लेकिन म्यूजियम ऑफ लंदन या और जगह हम जब देखते हैं तो हर्सिल के बारे में बहुत कुछ मिलता है जी। देखिए जैसे कि मैंने कहा कि राज कपूर साहब के बारे में मैंने बात की, एक और व्यक्ति हैं जिनकी वजह से हर्सिल अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आया। हाँ। जिसका हम सब लोग जानते हैं कि उनका नाम है फ्रेडरिक विल्सन, जो थे जिसको हुल सिंह साहब के नाम से वहाँ पर लोग पुकारते हैं। अच्छा। हाँ, क्या नाम से? हुल सिंग, क्योंकि वो गढ़वाली में। हाँ, हुल सिंह साहब। अच्छा, हुल सिंह साहब। हाँ, अच्छा, ये वहाँ के लोगों ने रखा। विल्सन था तो विल्सन बोलना थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत होती है, तो वहाँ की भाषा में वो हुल सिंह साहब हो गया। हाँ। और सबसे बड़ी मजे की बात है कि वो एक भारतीय एक परिवेश में रच बस गया वहाँ पर। हाँ। वो जो आए वहाँ पर ब्रिटिश सेना के लिए जासूसी करने भी आए, कहते हैं व्यापार करने के लिए आए, क्योंकि वो भी बड़ा रहस्यमयी व्यक्ति रहा है फ्रेडरिक विल्सन।
तो उस घाटी में जब आए तो वहाँ की 2 लड़कियों से उन्होंने शादी की। पहले जो गुलाबी देवी थी हाँ। मुखवा से, जो हमारे शिल्पकार जो का परिवार कहे जाते हैं। अच्छा, उनसे- इसलिए हर्षिल घाटी के शिल्पकार कहते हैं कि विल्सन हमारे रिश्तेदार है। बिल्कुल, हाँ, रिश्तेदार है। हाँ, और बड़ी मजे की बात है। और वो उन्होंने वहाँ शादी की गुलाबी देवी से, उनसे उनको बच्चे नहीं हुए। अच्छा। उसके बाद उन्होंने उनकी भतीजी जो थी राय माता, अच्छा। जिसकी फोटो आप देखते हैं इंटरनेट पे, बड़ी खूबसूरत है, और उनसे शादी की तो उनसे उनको 3 बच्चे हुए, हेनरी, चार्ली और नेथनल। और नेथनल जो नथु, जो अभी आपने देखा होगा रिसेंटली, नरेंद्र सिंह नेगी जी, हमारे गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गाना आया नथु पे जो गुलाब, वो जो रोदो गोदावरी बांधा है, तो नथु ही वो था जो जिसने अच्छा। जो गाना बनाया। वो गाने के बारे में आप नहीं, उसका जिक्र तो कीजिए, क्योंकि वो तो जी नेगी जी ने गा के वो उसे भी पॉपुलर कर दिया, लोकगीत है। तो विल्सन का जो परिवार है, विल्सन ने उस परिवार से शादी की, और वो शिकारी था। उस टाइम लोगों का जो था जीवन यापन करने का जो था, वो शिकारी था। तो शिकार करते थे। वहाँ पर ब्राह्मण भी थे, उसमें गरीब थे, उस टाइम गरीबी थी बहुत ज़्यादा। शेड्यूल कास्ट और विल्सन ये सब मिलके करते थे। बड़े किस्से हैं उनके, ऑन पेपर लिखे हुए हैं किस्से हैं। और फ्रेडरिक विल्सन ने उस घाटी को, जब उस घाटी से उन्होंने लकड़ी का टिम्बर का व्यापार शुरू किया, और वो लकड़ी बहाते हुए, बगान की प्रथा उन्होंने पहले शुरू की। और जब वो लकड़ी बहा के हरिद्वार तक पहुंची, मंडियों तक, और वो स्लीपर बन के भारतीय रेलवे को जाने लगे और लंदन तक लकड़ियाँ जाने लगी, तो वो एक अचानक ही वो फलक पे आ गया, क्योंकि एक जगह की ऐसी भी है, और वो राजा की नज़रों में भी आ गई। किस तरह से लकड़ी पहुंचाई? पहले तो राजा भी, टिहरी का राजा जिन्होंने उनको परमिशन दी थी, वो भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ होगा कि कैसे इतने दूर से कोई ला सकता है। क्योंकि जब उसने, बताते हैं कि जब महाराजा को उन्होंने पैसे दिए, उस समय जमाने पैसे दिए, तो महाराजा ने भी उनसे किसी ने कहा कि बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। लेकिन जब वो बाद में लेके आए लकड़ियाँ, जब आई और पूरे दुनिया में छाई, तो फिर वो, और बाकी उनका ये शिकार भी करते थे वो। हाँ। और उनके शिकार जो उन्होंने किए हैं, उसको जो से वो उनके जो जानवर मारते थे, उसमें वो भूसा भर के और वो भेजते थे लंदन तक, वो बिकते थे। तो उस तरह से विल्सन भी बहुत फेमस हुआ, वेल्थ वाला हुआ, बिजनेस करने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का खास भी हो गया। फिर उनको कुछ उनके जीवन में ऐसे रहे हैं जो उन्होंने ब्रिटिश के लिए वहाँ पर काम किया। इसमें एक बहुत मज़ेदार किस्सा है कि पंडित नैन्सी सिंह रावत, हाँ। जिनको जो हमारे जिनका नाम, जिन्होंने पूरा तिब्बत नापा था, पूरे हिमालयन रेंज उनके नाम पे अंग्रेजों ने उनके सम्मान में रखी थी, नैन्सी सिंह रेंज, जो अब बदल गई है, मतलब अब तो चाइना का भी है और कई चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय वो बदल गई। उनके जो भाई थे वो भी जासूसी करते थे, वो भी मतलब सर्वे के साथ साथ जासूसी भी करते थे। तो उन्होंने उनके अपने भाइयों को उन्होंने बताया था कि आपको अगर तिब्बत में इन जगहों पर, क्योंकि कबीले ही होते थे वहाँ पर लोग, और धाड़े मारते थे उस ज़माने, और लूटपाट करते थे बहुत, तो ऐसी प्रॉब्लम होगी, तो कहाँ से आपको एस्केप करके इंडिया के अंदर सेफ जोन में आना है। तो जैसे जहाँ पास थे, जैसे हमारे यहाँ, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो ट्रेड जहाँ से होता था, उसमें थांगला 1, थांगला 2 और सांगचोंगला और मुलिंगला। तो हमारे यहाँ जो सांगचोंगला है, जो जिसको हम जेलू खागा भी बोलते हैं लोकल भाषा में, वहाँ से ट्रेड होता था। भले ही सबसे कम ट्रेड इस इलाके से होता था, और जगहों के बनस्पत। उस जगह से उन्होंने, नैन्सी सिंह ने अपने भाई को कहा था कि तुम वहाँ से आना अगर कभी हो। तो उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ भी, और वो उस जगह से आए और उनको कहा कि नीलोंग में रुकना, वहाँ भी सेफ़ नहीं होगा, तुम सेफ़ रहोगे हर्सिल में जब फ्रेडरिक विल्सन के घर पहुँचोगे, विल्सन हाउस में। तो वो 9 दिन रहे, वो लिखित है। अच्छा। और वो ऑन पब्लिक डोमेन में है वो। और वो नैन्सी सिंह रावत इतने बड़े लेजेंड का जो भाई था, वो वहाँ रहा हर्सिल में 9 दिन और सेफ़ रहा, क्योंकि वो ब्रिटिश के लिए ही काम करते थे। तो उनका ऐसा कनेक्शन रहा, और इसीलिए वो अंतर्राष्ट्रीय उस पर रहा है हमेशा से पहले, क्योंकि वो ब्रिटिश टिहरी रियासत के अंदर अंग्रेजों की इतनी एक्सेस नहीं थी। वो एकमात्र फ्रेडरिक विल्सन था जिसने वो एक्सेस बना रखी थी। वो उनके लिए हर तरह का काम करता था। रशियन जासूस, जो सोवियत रूस जब अपनी नीतियाँ बढ़ा रहा था, हर जगह अपना साम्राज्य फैला रहा था ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो यहाँ से मेरठ से कुछ कागज़ गायब होते हैं ब्रिटिश उनके आर्मी के। तो वो गायब होते हैं, तो पता चलता है कि वो लोग भागे हैं, तो इस तरफ भागे हैं अपने, मतलब हर जगह खबर फैलती है कि इस तरफ से गए होंगे, इस तरफ से गए होंगे, अंग्रेज गैस करते हैं। तो जो फ्रेडरिक विल्सन है, वो अपने दोस्त मंगतू चंद के साथ, जो उनका ससुर भी है, अच्छा, और मुखवा का एक पंडित जी थे, जो वो भी बहुत अच्छे शिकारी थे,
तो वो तीनों जब वो उनके 2-3 किस्से उस नाले के, गुमगुम नाला एक जगह है, अच्छा, और गुमगुम नाला नहीं है, सॉरी, चोरगाड, अच्छा। सॉरी, गुमगुम नाला तो पहले, चोरगाड एक जगह है, हाँ हाँ, नीलोंग से पहले एक जगह पड़ती है, तो वो हिमाचल, उसमें 2-3 किलोमीटर आगे जाके हिमाचल आ जाता है। हिमाचल आ जाए, बिल्कुल। उस नाले में जब वो शिकार के लिए नीलोंग में होते तो नीलोंग में उनको बगोरी के जो जाट लोग हैं, हमारे जाट कम्युनिटी के, जो नीलोंग में रहते, नीलोंग जादूंग में रहते, वो बताते हैं कि हमने कुछ अंग्रेज़ देखे हैं वहाँ उस, तो वो कहते हैं यार अंग्रेज़ तो मेरे अलावा तो कोई कौन होगा, तो वो समझ आते हैं, वो जाते हैं तीनों, तो पकड़ लेते हैं उसे, अच्छा, वो दोनों को पकड़ लेते हैं, रशियन जासूस को, और एक को तो स्पॉट उनकी आपस में होती है धक्का मुक्की, तो एक को तो वो मार देते हैं वहीं पर, दूसरे को वो पकड़ लेते हैं, उसको बाद में उसको भी मार देते हैं, तो उनसे वो डॉक्यूमेंट्स बरामद होते हैं उनको, तो जो जाके शिमला जमा करते हैं, तो वो ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत बड़ा, यानी कि ऊपर से शिमला के लिए भी रास्ता है। हाँ, वो है, चोरगाड वाला भी है, और जो हर्सिल से जो लमखगा वाला रास्ता है वो भी है, तो वो वहाँ से उनका, तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है अंग्रेज की, उसकी, तो वो ब्रिटिश सेना के नज़र में, टिहरी राजा की नज़र में, अंतर्राष्ट्रीय फलक में, व्यापारियों में, तो तस्करों में, सब जगह उनकी एक पहचान बनती है, वो एक बड़ा बिजनेसमैन है। तो होल सिंह साहब, हाँ, बड़ा चालाक आदमी था, और बहुत स्मार्ट और बहुत क्लेवर आदमी था। और आप सोचिए कि आप उन्होंने मुखबा में बहुत सारे मकान भी बनाए हैं, जो ब्राह्मणों के भी बनाए हैं, अपने रिश्तेदारों के भी बनाए हैं। उन्होंने धराली में पवारों के जो वहाँ पर एक जो उनके लिए अभी है वो मकान, वो तो मुखबा में तो है। हाँ। धराली में जो बंगला था एक बहुत फेमस, हाँ। जो उन्होंने अपने उसके लिए बनाया था, जो उनके विल सिंह के जो बेटे थे उनके लिए बनाया था, वो जल गया। अच्छा। बहुत बड़ा था, कह रहा बहुत यूज था, और लिखा हुआ है कि उसको कितना पैसा देता था वो, मतलब वो जब उनके बेटे उन्होंने छोड़ दिया था उसके बाद भी वो पैसा देता था वहाँ पर, उसको भरण पोषण के लिए पैसा देता था। और उसने गंगोत्री मंदिर के लिए एक ब्रिज भी बनाया था, जो अभी भी जिसके 2 लकड़ आपने देखे होंगे, जो भैरव घाटी में लगे हुए हैं। हाँ। पहाड़ में काट के झूला पुल, जो बहुत स्विंग करता था, और खतरनाक माना जाता था वो पुल। हाँ। तो बाद में उसको तोड़ दिया गया, क्योंकि बताते हैं कि उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, कि ये कहानी ये है कि टिहरी के राजा जब वहाँ से जा रहे थे तो उनकी पत्नी को गर्भपात हो गया, उसमें डर के मारे तो वो तुड़वा दिया गया राजा के आदेश से, कोई कुछ कहता। हाँ, अलग अलग कहानियाँ हैं। हाँ, पर वो नीचे तो पुराना पुल था जिससे जाते थे। हाँ। ऊपर उन्होंने ऐसा बनाया था जो वर्तमान में पुल उसके बगल में बनाया था उन्होंने। अच्छा। और आज भी वो लकड़ी वहाँ मौजूद है। हाँ है, आज भी वो लकड़ी वहाँ मौजूद है। अच्छा। और देखिए अब गड़तांग गली के बारे में कहा जाता है जैसे, तो गड़तांग गली में अभी हमारे मित्र है राजू गोसाई जी, उन्होंने भी शोध किया है कुछ, कि वो डॉक्यूमेंट्स में ऐसा जिक्र आता है कि बगोरी के जो जाट कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने ब्रिज बनाया, उनके साथ मदद की विल्सन ने, ऐसा लेखों में अभिलेखों में आता है। तो विल्सन का बहुत सारा किरदार वहाँ रहा है। तो मतलब आप इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर के आपने सोचा कि ये फेमस तो ये जगह है ही जी, तो ये सब पढ़ाई लिखाई वेल करके सीधा आपने वहाँ स्वरोजगार का काम, होम स्टे शुरू किया, इसीलिए? नहीं, मैं तो जॉब करता था पहले, और मतलब वो अनफॉर्चुनेटली क्या है कि मैं कर रहा था, मैं एविएशन में चला गया, और एविएशन में 2013 में बाढ़ आई, तो मैं वहाँ से घर आ गया। हाँ। कोई वो मेरा वो था नहीं, शायद वो डेस्टिनी थी, मुझे वहाँ जाना था। अच्छा। तो जब घर में पहुँच गया और आपके पास जगह है हर्सिल जैसी जगह में, तो आप काम करेंगे, तो हमने पहले वहाँ पर होम स्टे का काम किया। अच्छा। और काफ़ी कुछ बनाया वहाँ पर, तो काम करते रहे। तो उस टाइम हर्सिल में ज़्यादा थे नहीं कुछ ज़्यादा वो काम करने के लिए, मतलब उतना वो हॉस्पिटैलिटी का उतना अच्छा वो नहीं था। अच्छा। तो पहला हमने बनाए थे कॉटेज वगैरह, वहाँ पर होम स्टे बनाए थे। तो लोगों से मिलते गए, लोग आते गए, हर टाइप के लोग, अधिकारी आते रहे। 2018-19 में वहाँ पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान भी थे, वो भी रहे वहाँ पर। उन्होंने फिर उस दौरान एप्पल फेस्टिवल के लिए हम एक बार उनके पास गए थे, हमने कहा था कि सेब महोत्सव करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप देखिए, ये भी विल्सन से कनेक्ट करता है कि जितने भी IAS अधिकारी हैं, वो तो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है, वो विल्सन का बनाया हुआ है, तो विल्सन से जुड़ा हुआ है, मसूरी से। तो जो भी वहाँ आते हैं अधिकारी, वो सब विल्सन के बारे में पढ़ते हैं। तो उन्होंने भी राजा ऑफ हर्सिल पढ़ी, उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश थीम पे इसे करेंगे, और विल्सन को डेडिकेटेड था वो एप्पल फेस्टिवल, जो 2 साल हुआ, और इस वर्ष भी हो रहा है वहाँ पर सेब महोत्सव के नाम से। अब लेकिन उस दौरान उन्होंने एक टीम बनाई थी, जिन्होंने पूरी जान झोंक दी थी कि इसको एप्पल फेस्टिवल के तौर पे, इसको बड़े तौर पे मनाना है, और बहुत भव्य और दिव्य हुआ था। मुख्यमंत्री जी भी आए थे उसमें, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी। अब वर्तमान में भी वो परंपरा चल पड़ी है, वहाँ हो रहा है। बीच में कोविड की वजह से नहीं हुआ था, अभी हो रहा है। और उस दौरान उन्होंने वहाँ पर
मार्केट में जो हर्सिल का जो मास्टर प्लान है, कहा था कि ये इतना खूबसूरत है जितना यूरोप है, तो यूरोप की तर्ज पर उन्होंने वहाँ की लाइटें अंडरग्राउंड की, एक कलर किया। आपने यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, बड़ा येलो सा पेंट हो रखा है, उसमें मुकुल बडोनी का बड़ा हाथ है। मैं कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को बनाने में ना बहुत लोगों का हाथ होता है और बिगाड़ने में तो एक ही आदमी काफ़ी होता है। तो उस दौरान बहुत सारे लोग हमें मिले कि जिला प्रशासन की जो टीम थी, उनके अधिकारी थे, जो एसडीएम थे और अधिकारी थे, युवा कल्याण अधिकारी, कोऑर्डिनेटर थे, उसके आपदा प्रबंधन अधिकारी, बहुत सारे थे। उनकी टीम थी, बहुत सॉलिड टीम थी, जिन्होंने पूरा बिल्कुल उसको ऐसे मैनेज कर रहे थे कि इसको फेमस करना है। तो उस दौरान मुकुल जैसे आर्टिस्ट भी हमसे जुड़ गए, जिसने वहाँ पर बहुत शानदार पेंटिंग की। और जब वो मार्केट में वो पेंटिंग हुई और जब वो कोबल स्टोन बिछे सब, तो उसके बाद तो हर्सिल यूट्यूब पे ऐसा फेमस हो गया कि हर कोई आने लग गया। मुझे याद है कि जब मुकुल पेंटिंग बना रहा था तो हमारे पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज जी की पुत्र वधू जो वो है एक्टर है, वो खुद जहाँ पर वो वॉल पेंटिंग कर रहा था, वो टीन पकड़ के ऊपर चढ़ गई, मोहिना। हाँ, मोहिना, और बहुत अच्छा यूट्यूबर है वो, और वो बहुत खुश हुई थी। उसने बहुत प्यारा वीडियो बनाया है। उन जैसे बड़े लोगों के, मतलब बड़ी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बनाया, बहुत सहजता से उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया, दिखाया हर्सिल के बारे में। ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं। लामा टॉप, वहाँ स्की का काम शुरू हुआ, उसके बाद परमानेंट एनआईएम का कोर्स आया, हॉर्न ऑफ हर्सिल एक्सपीडिशन हुआ, हर्सिल में एक लेक बनी जो उसी दौरान था। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं अभी सिस्टम में फंसी हुई जो पूरी नहीं हो पाई, खैर वो पार्ट है एक हमारे सिस्टम का, पर वहाँ बहुत सारा काम और बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है वो इलाका। और इसके साथ साथ लोगों का स्वरोजगार भी, जिनके तो सेब का कारोबार है वो अलग है, पर जिनके नहीं है, जी बिल्कुल, उनको भी स्वरोजगार का मिला है। जी बिल्कुल। आप देखिए कि हर्सिल में अगर पहले 4 या 5 होटल थे गिनती के, आज कम से कम 40-45 वहाँ पर होटल हैं हर्सिल में। हाँ, और बन रहे हैं। और बगोरी में ऐसा कोई घर नहीं जिसमें होम स्टे नहीं बन रहा है, ऐसा कोई घर नहीं है, सिंगल एक घर नहीं है जिसमें होम स्टे नहीं बन रहा है। चल रहा है। हाँ, 2 कमरे का, 1 कमरे का, सब लोग बना रहे हैं। तो चल रहा, मतलब हाँ बिल्कुल चल रहा है, इसीलिए तो बन रहे हैं। और अभी झाला में या आपके सुक्की में या धराली में सब जगह होम स्टे बन रहे हैं। इवन उन जगहों पे बन रहे हैं जहाँ पर लोग जाना पसंद नहीं करते थे। तो शुरुआत होती है कहीं से, और वो शुरुआत हुई, अच्छी शुरुआत हुई। उसमें मैं कहता हूँ कि बहुत लोगों का कलेक्टिव एफर्ट है, बहुत लोगों का। जैसे मुझे याद है कि पीपीटी जब हम बना रहे थे, तो जो हम प्रेजेंटेशन बना रहे थे इसका एप्पल फेस्टिवल का डीएम साहब के लिए, तो इलाके में कंप्यूटर वगैरह नहीं था, तो मेरे एक दोस्त है, उसने बहुत मदद की। उसका नाम है सिराज अली। तो वो उत्तरकाशी का ही रहने वाला है, और उसने मदद की। तो उसने बोला कि आप बैठो, और हमने 2 दिन तक रात वहीं रह के उसके यहाँ रिजॉर्ट में बैठ के बनाया। तो उसने मदद, बहुत सारे लोगों का एफर्ट होता है और बहुत सारी टीमें होती है। मुखबा के अशोक सिंह मॉल जी हैं, उन्होंने बहुत मदद की। उस दौरान उन्होंने पूजा वाला सेक्शन संभाला कि मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में आरती कराऊंगा, जो वीआईपी आरती थी। किसी ने फूड का संभाला, किसी ने कुछ। तो एक बहुत कलेक्टिव एफर्ट। सेब का मतलब बहुत बड़ा कि हर्सिल का सेब, जबकि हर्सिल की अब पैकिंग होती है, मुझे याद है सीधा ट्रक में भरते थे, तभी उसकी एक क्वालिटी बावरे हर्सिल का सेब। क्या मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमारे इलाके में गंगा माँ की बड़ी कृपा है कि वो ऐसी जगह है कि वहाँ बहुत बड़े लोग आते हैं, तो ईजिली दिख जाता है। सेब तो हमारा मोरी साइड बहुत होता है और हर्सिल से ज़्यादा सेब होता है। हाँ, लेकिन वो है कि वहाँ जो एक्सेस है लोगों की जाने की, उसकी वजह से। और सेब फेमस इसलिए रहा कि फ्रेडरिक विल्सन सबसे पहले वहाँ सेब लाया, स्टार्टिंग विल्सन ने की वहाँ सेब की। तो अगेन फिर हम विल्सन पे आ गए, तो विल्सन ने मतलब वहाँ काम बहुत किया। बिल्कुल, अब सेब वो लेके आए, और ट्राउट फिश कहते हैं वो लेके आए, बहुत सारी चीज़ें वो लेके आए बाहर से, बहुत सारी चीज़ें वो लेके आए। मकान बनाने की टेक्निक वो लेके आए हैं, और पुल बांधने की टेक्निक वो लेके आए। आप लगाइए कि हर्सिल से और आपके वो मसूरी तक, उस बीच में हर 6 मील 10 मील पे जो वो हैं फॉरेस्ट गेस्ट हाउस बने हुए हैं, वो सब फ्रेडरिक विल्सन के बनाए हुए हैं। तो वो ठेकेदारी करता था फॉरेस्ट के लिए भी, फॉरेस्ट के साथ उन्होंने बहुत काम किया। तो टिम्बर का काम उन्होंने सारा किया, तो सारे फॉरेस्ट गेस्ट हाउस उन्होंने बनाए। तो आप देखना कि अभी जब वहाँ पर जो फोटोग्राफ्स अभी आते हैं, या तो 97 में तो बंगला जल गया था, 14 फरवरी 1997 को बंगला जला हर्सिल का, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस आग लग गई थी उसमें, अनफॉर्चुनेटली अंडरस्टैंडिंग थी लोगों की, तो उस वजह से जल गया वो। लेकिन उस गेस्ट हाउस के अलावा जो धरासू का गेस्ट हाउस है या जो भटवाड़ी का गेस्ट हाउस है, वहाँ सब जगह फ्रेडरिक विल्सन की फ़ोटो लगी हुई थी। लगी हुई है, बिल्कुल। और सुंदरलाल बगोड़ा जी की एक फ़ोटो भी काफ़ी इंटरनेट पे है, सुंदरलाल बगोड़ा जी ने वहीं से फ़ोटो भी ली थी।
कुछ वो उन्होंने हमारे घर से भी ली थी। चंडी प्रसाद भट्ट जी, ये सब लोग आए थे, हमारे पास भी उनके साथ पूरे फोटोग्राफ्स वगैरह थी और उनके कॉइन वगैरह थे हमारे पास, पता नहीं अभी भी घर में पड़े होंगे कहीं ना कहीं। तो उन्होंने अपना सिक्का चलाया था? हाँ, उनका सिक्का था। एक सिक्का अभी वहाँ मेरे ख्याल से 2-3 लोग दावा करते हैं कि उनके पास सिक्का है। अच्छा। हाँ, और शायद हमारे घर में भी होगा, हमारे फादर के बाप ने पूछा नहीं क्योंकि उनके वो पास सिक्का तुमने देखा है? बॉक्स हाँ एक देखा है मैंने, वो बालम दास जी एक है हमारे हैं। अच्छा। जिन्होंने वो जो उनकी फैमिली से है बालम दास जी। तो वो कैसा सिक्का, चांदी का है या? नहीं, वो पीतल का सिक्का है और बेसिकली वो टोकन है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो मतलब वो बताते हैं कि उसकी वैल्यू उस ज़माने जैसे 10,000 या 5,000 ऐसे वो बनाते थे, क्योंकि उसका कारोबार बड़ा था। वो शिमला वगैरह सब जगह जाते थे, मसूरी, अपना विदेश भी चले गए या फिर पूरे ब्रिटिश एम्पायर के साथ काम कर रहे थे। तो वो क्या करते थे कि अपने उनके साले काम करते थे, लकड़ियों का काम करवाते थे। तो टोकन टाइप का था वो, कि मतलब कोई मजदूर अगर काम कर रहा है तो ये जो कॉइन है, ये कॉइन आप रखिए, जैसे आपने 10,000 का काम किया तो वो कॉइन आपको दे दिया, तो बाद में उसके पास अगर 10 कॉइन इकट्ठा है तो वो बाद में जाके 1 लाख रुपए ले लेगा विल्सन से आके। ऐसा उन्होंने था, लेकिन एग्रीमेंट है मतलब। हाँ, लेकिन उसमें 1 रुपीज़ लिखा हुआ था, जो कि उन्होंने एक राजा की टेरिटरी में रह के ही अपना कॉइन सिक्का बना दिया। जैसे बोलते हैं ना कि इनका नाम का सिक्का चलता है, ये कहावत है ना। पर आजकल तो बोलते हैं कि किंग ऑफ। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, किंग तो है ही एक, मतलब कहते हैं कि अपने नाम का सिक्का चला, इसके नाम का सिक्का चलता है। पर आजकल तो मधु है किंग ऑफ। नहीं, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। नहीं, जो आपने वहाँ शुरुआत की है नौजवानों के हाथ में स्वरोजगार देने का, ये तो एक इतिहास का मामला है। जो प्रेजेंट टाइम में आपने 9 युवकों को एक स्वरोजगार का एक आईना दिखाया ना। बाहर के लोग भी आए, हमारे बहुत सारे मित्र हैं जिनके वहाँ होम स्टे है, सब जगह बहुत सारे लोग हैं, लेकिन शुरुआत तो आपने की ना उस जगह जाके। नहीं तो लोग गंगोत्री से जाते हैं, सिद्धार्थशिल से फोटो खींच के नीचे आते थे, ये तो हमने भी देखा है। लेकिन लोगों को रोकना उस जगह पे, देखिए, अगर आप किसी भी जगह पर रहते हैं, अगर किसी को पहला मौका मिल रहा है तो ऑब्वियस ही बात वो करेगा। मतलब आज जो लोग कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में शुरुआत तो कर ही रहे हैं। अब मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि धराली जैसी जगह है, धराली में कल्प केदार मंदिर है। मंदिर पहले से था, लोग पूजा पहले से करते थे, लेकिन आज उन लोगों ने वहाँ पर कल्प केदार मंदिर समिति बनाई है। अच्छा। और वो धराली के पवार लोग ही अब वहाँ पूजा करते हैं। लड़कों ने अपने हाथ में कमान ले ली है। मतलब इस दौर में, जिस दौर में लोग नास्तिक होते जा रहे हैं, लोग पूजा पाठ से थोड़ा दूर हो रहे हैं, उन्होंने पूरी कमांड अपने में ली और उन्होंने मंदिर समिति को बहुत अलग नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं वो लोग। अच्छा। कभी आप अगर आइएगा, देखिएगा, बहुत ही शानदार भव्य मंदिर है। 240 मंदिरों का समूह था वहाँ पर। हाँ। तो कहते हैं जो 18वीं सदी में जो भूकंप आया था उसमें दब गया था पूरा बैक वाटर में। हाँ, पूरा 1803 में। तो उसके फोटोग्राफ्स भी मिलते हैं। सैमुअल ब्राउन की जो फोटोग्राफ्स है उसकी नेगेटिव भी वहाँ पर मिली है, जो उसकी फोटोग्राफ्स जो मिली है। तो वो सैमुअल ब्राउन का जो किन्नौर से गंगोत्री का जो एक्सपीडिशन था, हाँ, उस दौरान उन्होंने 1838 या 36 के आसपास की वो फोटो उन्होंने खींची है, तो वो वहाँ मौजूद है। और वो बहुत सारी फ़ोटो वहाँ मौजूद है। और उस तरह से वो लोगों ने कितना बेहतरीन काम किया है वहाँ पर। कभी आप आइएगा, देखिएगा, यूट्यूब पे भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छी तरह से कमांड कर रहे हैं। और वहाँ पर इतनी भीड़ हो रही है और बहुत शानदार तरीके से मैनेज कर रहे हैं। और वही लोग जो वहाँ पहले थे, अच्छा, वही लोग जो वहाँ पहले थे वही मैनेज कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि बीच में से कोई एक ऐसा लड़का उठ जाता है जो कहता है कि हम करेंगे। मतलब आदमी किसी भी जगह काम करने के लिए एक लीडर की ज़रूरत होती है, और लीडर थोड़ा निडर और साहसी टाइप का होना चाहिए। उनमें से एक बंदा, मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि सबका कलेक्टिव एफर्ट है। अगर एक का नाम लूँगा तो फिर बाकी लोग लेना पड़ेगा। तो सब लोग जानते हैं। तो एक बंदा उठ के खड़ा हुआ कि नहीं करना है, तो आज सब लोग कलेक्टिव, अच्छा, वो अगर वो लीड भी कर रहा है और कोई सपोर्ट ना करे तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। तो धराली में बहुत ही भव्य है वो कार्यक्रम वहाँ होता है, बहुत दिव्य होता है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। और सेम हमारे अभी देखिए यहाँ पर हरसिल में भी हम लोगों ने अभी हम लोग लगातार निरंतर कुछ अभी जो कर रहे हैं, करके छोड़ चुके हैं, दूसरे कर रहे हैं, वो हमने छोड़ दिया है। अभी जो हम कर रहे हैं, जैसे हमने बर्ड वॉचिंग का भी वहाँ पर हरसिल में बहुत शानदार, तो वहाँ तो बड़ी दुर्लभ चिड़िया लोगों को, आइबिस बिल जो है बहुत ही दुर्लभ बर्ड मिली है। हालांकि सब लोगों ने देखी है और लोग कह रहे हैं कि हमने ही देखी है। तो तितली ट्रस्ट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने देवलसारी में आपको पता है बहुत ही शानदार काम किया है। हमारे संजय सोंदी सर हैं, उन लोगों ने, उनके साथ मिलकर, तो हम लोगों ने बर्ड वॉचिंग पे 200 बर्ड मिली है हरसिल में, जो बड़ी दुर्लभ होगी। 200 बर्ड में से 7-8 बहुत दुर्लभ हैं। अच्छा, मतलब यहाँ दिखती ही नहीं थी बहुत टाइम से। तो उन पे काम हो रहा है और
बहुत सारी बर्ड ऐसी है। उन्होंने एक किस्सा सुनाया था अभी जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पर, स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा है रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल के साथ। अच्छा। तो वो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, बाइनॉक दे रहे हैं, कैमरा दे रहे हैं और 6,000 रुपये स्कॉलरशिप दे रहे हैं पर मंथ। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि देखिए जैसे सिक्किम जैसे छोटा स्टेट है, हाँ। उस जैसे स्टेट में सिर्फ बर्ड देखने के लिए टूरिस्ट जाते हैं। मतलब वहाँ के टूरिज्म का 30% बर्ड देखने जाता है। तो उतना पोटेंशियल हमारे यहाँ भी है, बस हमारे लड़कों को समझने की जरूरत है। और आप सोचिए जब हरसिल में 200 बर्ड है तो मोरी, सांकरी, आपका इधर गाजरना, आपका अगोड़ा, मतलब हमारा जो जिले का बहुत सारा एरिया है, हाँ, बहुत ज़्यादा, कितनी बर्ड्स होंगी, बिल्कुल बहुत। लेकिन वही है कि लोग उठ के आएँ और काम करें। हरसिल जैसी जगह पे जो पक्षी दिखाई देगी वो तो सच में दुर्लभ होगी। कुछ तो माइग्रेटेड होगी कि जो कुछ दिनों के लिए वहाँ आती होगी। हाँ जी। फिर वो हरसिल जैसे ही इन्वायरमेंट के अंदर कहीं दूसरे देश या कहीं जाती होगी। इस तरह की बर्ड भी वहाँ पे, पक्षी भी वहाँ पर होती होगी, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें, किससे आपने हरसिल से संबंधित हमको सुनाए हैं। लेकिन आपके काम पे हम किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि आज आपके काम पे बात नहीं हुई, क्योंकि आप रंगमंच के बड़े शौकीन हैं, रंगमंच भी करते हैं। स्वरोजगार को आपने बड़े लेवल वहाँ को शुरुआत की हरसिल में, और लोग सीखना चाहते हैं कि किस तरह से। थोड़ा सा आप जाते जाते बता दें कि जब आपने वहाँ शुरुआत की थी तो कोई दिक्कत या कोई चुनौती आपके सामने आई? क्योंकि उत्तरकाशी से हरसिल पहुँचना थोड़ा दिक्कत है, वहाँ पहुँच कर तो सारी थकान उतर जाती है। नहीं, मैं तो वहीं पैदा हुआ हूँ, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, ये है कि कोई भी जब आप काम शुरू करते हैं तो अवेयरनेस की कमी होती है हमारे यहाँ अभी भी। मतलब मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी भी युवाओं में, किसी भी टाइप, कोई भी युवा, लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी में कोई कमी है, अवेयरनेस की कमी है। मैंने देखा भी, हम जब बर्ड वॉचिंग का वो कर रहे थे, जब हम इंटरव्यू ले रहे थे बच्चों का, तो बच्चों की हम मनोदशा देख रहे थे कि मतलब मैं देखा था, क्योंकि मेरी उम्र जैसे 40 हो गई है, तो मैं देख रहा था कि मैं जब 25-26 का था, मैं जब जॉब कर रहा था, सोच रहा था कि घर में कुछ काम करूँगा। तो सेम मनोदशा उन लोगों की भी वही है। और सबसे बड़ी बात है कि एक तो अवेयरनेस की कमी है, और मैं नॉलेज की कमी भी नहीं बोलूँगा, अवेयरनेस की कमी है। दूसरा क्या है कि पैसा कहाँ से जनरेट होगा, क्योंकि अल्टीमेट आदमी को पैसा चाहिए होता है। तो वो करने के लिए बस वही उसी परिस्थिति में सब लोग फंसे हुए हैं। लेकिन जज्बा जो है ना, जज्बा बहुत बेहतरीन है। मैंने एक लड़की है, बहुत शानदार एक लड़की देखा मैं, उसके अंदर बड़ा मुझे गजब जज्बा लगा। वो बर्ड वॉचिंग के लिए वो आगे आ रही है। अच्छा। और उसने एक बात बोली, मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने कहा मैं पहली बर्ड वॉचर बनना चाहती हूँ हमारी उस घाटी की। हाँ, घाटी की क्या, मैं उत्तराखंड की कोई बर्ड वॉचर नहीं है अभी तक। नहीं वैसे। हाँ। उसने कहा मैं पहली बर्ड वॉचर बनना चाहती हूँ उत्तराखंड की। जो इंटरव्यू, बाकी मुझे इंटरव्यू का उसका कोई पार्ट अच्छा नहीं लगा, पर मुझे उसका एटीट्यूड है ना जो बहुत अच्छा लगा। गजब है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, हमारे इधर के लोग करना चाह रहे हैं। और कोई दिक्कत नहीं है पहाड़ों में काम करने का। अब तो कोई कोविड के बाद तो पता चल ही गया लोगों को। तो ऐसा है कि अगर ऑल वेदर रोड वहाँ खुद निशुर हो जाएगी तो उसकी सुंदरता भी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? देखिए, ऑल वेदर रोड में ना, ऑल वेदर रोड होना बहुत ज़रूरी है। कि हमने देखा है झाला से हरसिल 5 किलोमीटर है, और वहाँ से वहाँ पहुँचने में 5-5 किलोमीटर, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे लगते हैं लोगों को। हाँ। और सबसे बड़ी बात है, प्रॉब्लम है महिलाओं के साथ। जब हमारी हाई पावर कमेटी भी वहाँ आई थी तो मैं उनसे मिला था। हमारे रवि चोपड़ा साहब वगैरह, हेमंत ध्यानी और सभी लोग थे उसमें। बहुत सारे सरकारी जजेस भी थे, IAS ने रिटायर। मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात बोली, सर, मैंने कहा पर्यावरण का आकलन तो पर्यावरण वाले करेंगे ना। कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता किस तरह से खतरे में है, और किस तरह से इसका डिज़ाइन है, रोड का डिज़ाइन उस तरह से हो रहा है, नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि आप उस जनमानस की पीड़ा को समझिए जो वहाँ रहता है, जिसका घर झाला में है और बगीचा उसका हरसिल के पास है, जोचरा के पास। तो वहाँ तक वो जो पैदल जाता है ना रस्सी लेके, और शाम को बोझा लेके आते हैं जैसे करते हैं पहाड़ों में, वो नहीं क्रॉस कर पा रहे वो। उनको उसमें भी 5-6 घंटे लग रहे हैं, इतना जाम लग रहा है। एक दूसरी बात, कोई महिला बस में बैठी हुई है और उसका बच्चा, ठीक है, वो उतर के पैदल नहीं जा सकती कि दोनों तरफ से गाड़ियाँ लगी हुई है, और गाड़ियों का जाम 5 किलोमीटर पहले, 5 किलोमीटर पीछे लगी हुई है। अगर उस महिला को शौचालय जाना है, वो कहाँ जाएगी? मैंने ये सवाल रवि चोपड़ा जी से पूछा था। मैंने कहा सर, स्थिति से हमारी स्थिति ये है अभी, हम अपने इलाके में हाईजेक हो गए हैं। हालांकि पर्यावरण को बचाना भी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि वो जो सुंदरता है वो नेचर की सुंदरता है वहाँ पे। सुंदरता भी है, और भविष्य जो हमारा है ना, वो निर्भर करता है पूरी प्रकृति पे। देखिए देहरादून क्यों आ रहे लोग, हरियाणा दिल्ली के लोग, क्योंकि आबो हवा थोड़ा सही है और यहाँ थोड़ा ठंडा है। यहाँ के लोग हरसिल क्यों जा रहे हैं, या मोरी साकरी क्यों बना रहे लोग बंगले अपने, बड़े बड़े अधिकारी सब ज़मीन खरीद रहे हैं। उनको पता है कि कल का भविष्य वहीं है, आबो हवा वहाँ है, सब कुछ वहाँ है।
ये चीज़ें मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये भी तो हमारी है। अगर हम नेचर को, तो एक समन्वय होना चाहिए हमेशा। जो प्रकृति प्रेमी आते हैं, पर्यावरण प्रेमी आते हैं, वो जनता से संवाद नहीं करते हैं डायरेक्ट। मेरा ये कहना है, अगर वो जनता से संवाद करें तो उसका एक सॉल्यूशन निकलेगा, निकल सकता कि रोड को कितना काटना है, कितनी जरूरत है, निकल सकता हाँ। वो सरकार और पर्यावरणविदों के बीच में खींचतान चल रही है, जिसमें जनता पिस रही है। तो उत्तराखंड के बहुत सारे नौजवान टूरिस्ट के लिए टूरिज्म की तरफ काम करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अगर वो बड़ी इच्छा है उन लोगों की, कुछ लोग तो ऐसे कि एचएम करके आए हैं, लेकिन घर जमीन वे गांव में सब कुछ है, लेकिन वो नहीं जुटा पा रहे ना, साहस नहीं जुटा पा रहे कि शुरू कर दें, जबकि नॉलेज सब कुछ है। सबसे बड़ी बात तो जज्बा होना चाहिए सबसे पहले तो, और वही आपको आगे ले जाएगा। बाकी पैसा वगैरह सब ये तो एकदम तो ऐसा होता नहीं कि आप 5 स्टार बना दो, हाँ। या आप 10 कमरों का 20 कमरों का बना दो। बहुत लोगों ने ऐसा किया कि छोटे से शुरू किया है, हाँ। और जो लड़के बाहर से आना चाह रहे हैं उनके पास तो थोड़ा बहुत पैसा भी होगा, और एक्सपोजर भी होगा। सबसे बड़ी बात है एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कई लड़के पहाड़ों में से हैं जो बहुत मेहनती है, लेकिन एक्सपोजर नहीं है। तो वो तो भीम की तरह ताकत लगा के काम तो कर रहे हैं, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। तो जो कि ऐसा नहीं है कि उनके अंदर है नहीं, जब वो एक्सपोजर उनको दुनिया का मिलेगा, घूमेंगे, वो ट्रैवल करेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि हमें किस तरह से करना है। और आपको जज्बा चाहिए और अपने इलाके से प्यार होना चाहिए, तो फिर आप करोगे निश्चित। तो हर्षिल सहित पूरे उत्तराखंड में टूरिज्म में एम्प्लॉय की गुंजाइश है बहुत। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ एविएशन का काम चलता है, हाँ। और मेरे मोहल्ले में 2 कंपनियाँ 3-4 कंपनियाँ काम करती है। तो मेरे मोहल्ले में ही मेरे ताऊ के लड़के का भी रिजॉर्ट है और मेरा भी है, हाँ। तो हम कम से कम आप लगाइए कि कुछ भी नहीं तो हम 2 रिजॉर्ट वाले मतलब 100 या 150 लोगों को काम देते होंगे एक साल में। पूरा अच्छा। पूरा, हाँ। देखिए, इतनी एविएशन में इतनी गाड़ियाँ लगी है, सामान डालने वाले हैं, खाना बनाने वाले हैं, सर्व करने वाले हैं, गेट वाले हैं, लगेज वाले हैं, हेलीपैड पे लोग हैं, मंदिर दर्शन कराने वाले हैं, गाइड है, बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे है, और बहुत शानदार रोज़गार जनरेट हुआ है लोगों ने किया है। और ऐसे ये सिर्फ 2 की बात बता रहा हूँ मैं, पता नहीं ऐसे और कितने लोग होंगे। हर होटल में अगर 4 लड़के काम कर रहे हैं, हाँ। आसपास के, हाँ। तो लगाइए हम कह रहे हैं कि 40-45 तो हम हर्सिल में कह रहे हैं, तो बगोरी में, तो हर जगह काम चल रहा होगा। तो एक वो अपने आप ही, जैसे ऋषिकेश में हुआ ना कि राफ्टिंग की कंपनियों से पहले एक आदमी ने शुरू की, बाद में वहाँ 114 कंपनियाँ बन गई। तो 114 कंपनियाँ आसपास, दूध और सब्जी और ये सब, और ये बहुत सारी। तो सेम हमारे यहाँ ऐसा हो गया। अभी सब्जियाँ, जितनी भी खेतों में सब्जियाँ होती है, वो सारी होटलों में जाती है, उत्तर का जाने की जरूरत ही नहीं है, आती ही नहीं, मुंह के सामने मिल जाता है। राजमा जो हर्सिल की फेमस है, वो खेत में होने से पहले फ़ोन आ जाता है कि जब आएगी तो ये एडवांस है और आप ये लीजिए, हमसे हमें दीजिए। हाँ, तो ये पहुँच ही नहीं पाते। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो मतलब कई तरह का रोजगार है। फिर अगर इस तरह का टूरिज्म में अगर डेवलप होता है तो उसके जो कुछ तो परोक्ष कुछ अप्रोक्ष रूप से उनसे, हाँ, बस इसमें टूरिज्म, बस एक चीज़ जो है मुझे बहुत, मैं सबसे अपील करता हूँ कि जितने भी हमारे लोग हैं जो टूरिज्म सेक्टर में काम कर रहे हैं, मैं सब अपील करता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे इलाके में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत खूबसूरत है, हर चीज़ हमारे पास है, पर हम वेस्ट मैनेजमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और ना हम सही ढंग से कर पा रहे हैं, ना हम बोल पा रहे हैं। और मतलब अब सोचिए, जैसे हर्सिल जैसी जगह, हर्सिल घाटी इतनी खूबसूरत है, सुक्की से ऊपर जाके, जैसे हमारा मोरी सांकरी वाला क्षेत्र है, सांकरी के बाद जो तालुका और आगे जाते हैं, वैसे ही है, सेम टू सेम। लेकिन हमें जब सड़क के किनारे गंदगी का ढेर मिलता है ना, तो फिर आदमी सोचता है कि यार ये सब शहर जैसी फीलिंग आती है, उसमें हम लोग फेल हैं। अदरवाइज हर चीज़ में हम आगे निकल चुके हैं अभी। बिल्कुल, उस चीज़ का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। और मुझे लगता है कि सारे नौजवान लोग हैं, और उत्तराखंड के लोगों को अगर टूरिज्म में रेवेन्यू और स्वरोजगार चाहिए तो हमको उस पर आगे बढ़ना चाहिए। आज की बातचीत में बस इतना ही। अगली कड़ी में ऐसी किसी और शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा। अनुमति दीजिए। नमस्कार।